नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं गोविंद मेवाड़ा और आप देख रहे हैं राजस्थान जीके की स्पेशल सीरीज इतिहास राजस्थान का। दोस्तों इतिहास राजस्थान का में हम बात कर रहे हैं मेवाड़ रियासत के इतिहास की। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मेवाड़ रियासत की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, गुहिल वंश के स्थापक कौन थे, गुहिल वंश के प्रथम प्रसिद्ध शासक कौन थे, रावल शाखा के अंतिम शासक कौन थे और राणा शाखा के जो संस्थापक थे कौन व्यक्ति थे, और किस राजा को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। और उसके बाद हमने पढ़ा था राणा हमीर से लेकर जहां राणा प्रताप तक की जो वंशावली थी, जहां तक हमें पढ़ना है वो सारी जानकारी हम ले चुके थे। आज शुरू कर रहे हैं दोस्तों हम महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा की अगर बात की जाए तो मेवाड़ के सबसे फेमस या कह दीजिए प्रसिद्ध शासकों में से एक थे, जिन्होंने युद्ध में, जिन्होंने स्थापत्य कला में, जिन्होंने विद्या में, जिन्होंने संगीत प्रेम में एक नए आयाम स्थापित किए थे। और यूं कह दिया जाए इनका जो शासनकाल था स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, या कह दिया जाए संगीत प्रेमी या संगीत कला का स्वर्णकाल है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे महाराणा कुंभा के बारे में। और कुंभा के बारे में बात करने से पूर्व हम बात करेंगे इनकी कुछ जनरल आइडिया, जनरल जो चीज़ें पूछी जाती हैं, इनके पिता कौन थे, इनकी माता कौन थी, इनके जो पिता थे उनकी हत्या कैसे हुई और किस कारण ऐसी कंडीशन बनी कि महाराणा कुंभा को 10 वर्ष की आयु में, मात्र 10 वर्ष की आयु में मेवाड़ की गद्दी संभालनी पड़ी, मेवाड़ में इनका राज्याभिषेक हुआ। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। यह आपके किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में आपका हर क्वेश्चन सोल्व करवा के देगी, क्योंकि मैं वो के सारे बिंदु आपके साथ डिस्कस करूंगा जहां से क्वेश्चन बन सकता है और कभी न कभी बना है। तो अगर हम दोस्तों इनकी बात करें कि अगर हम इनके जन्म की बात कर लें कि जन्म कब हुआ था, तो सन 1423 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। और जन्म के बाद अगर हम बात कर लें कि क्या हो गया, इनका राज्याभिषेक कब हुआ, क्वेश्चन पूछा जाता है राणा कुंभा का राज्याभिषेक कब हुआ, तो कब हो गया, सन 1433 ईस्वी में हो गया। तो अगर हम इनके शासन काल की बात कर लें दोस्तों कि इन्होंने कब से कब तक शासन किया था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं राजाओं के संदर्भ में। तो सन 1433 ईस्वी से सन 1468 ईस्वी तक, जब तक इनके पुत्र ने इनकी हत्या नहीं की, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इनके पुत्र ने हत्या की थी, कैसे इनके पुत्र ने हत्या की थी, और इनके पुत्र को पिता की हत्या करने के कारण क्या कहा जाता है। ये सारी की सारी हम जानकारी लेंगे। तो अगर हम इनके जन्म की बात करें, 1423 में इनका जन्म हुआ था, राज्याभिषेक हो गया इनका 1433 में। आयु क्या थी, 10 वर्ष की अल्पायु में, 10 वर्ष की छोटी उम्र में इनका क्या मिल गया, मेवाड़ का राज्य मिल गया, मेवाड़ की राजगद्दी मिल गई। तो अगर हम इनके पिता की बात कर लें, भैया हमने बात कर ली कि भाई पिता मर गए, तो पिता की अगर हम बात करें पिता कौन थे, तो मेवाड़ के राणा मोकल क्या थे, इनके पिता थे। अब अगली बात करें दोस्तों, इनकी माता का क्या नाम था, तो रानी सौभाग्य देवी इनकी माता का नाम था। ये इनके माता पिता का जिक्र हो गया। अब दोस्तों वैसे हमें पता है हम मेवाड़ पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं पूछ लिया जाए कि ये किस वंश से संबंधित थे, तो ये गुहिल वंश से संबंधित थे, या ये गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा से संबंधित थे। गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा से संबंधित थे, ये इनका वंश हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो मृत्यु की बात मैंने बता दी, जहां से इनका शासनकाल खत्म हो जाता है, ये इनकी मृत्यु का समय है 1468 ईस्वी। और क्यों, किसने की, तो इनके पुत्र उदाकरण ने, इन्हीं को इतिहास में उदा के नाम से जाना जाता है। और इनके पुत्र उदा ने इनकी जो क्या है हत्या कर दी थी। और कब कर दी, 1468 में कर दी। अब दोस्तों पूछा जाता है इनकी जो संतान है वो कौन कौन हुई, क्यों पूछा जाता है दोस्तों, इनकी जो 3 मुख्य संतानें थी वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपके सामने इस डिस्कशन को करना चाह रहा हूं। अगर हम इनके पुत्र की बात करें तो इनका जो ज्येष्ठ पुत्र था या बड़ा पुत्र था उसका क्या नाम था, उदाकरण था।
उसके बाद अगर हम दोस्तों अगले पुत्र की बात करें, अगला जो पुत्र था इनका क्या था, रायमल था। और दोस्तों तीसरा जो इनकी संतान फेमस हुई वो कौन थी, इनकी पुत्री थी। इनकी पुत्री का क्या नाम था, रमाबाई था। अब दोस्तों ये जो तीन संतान है इनकी, ये तीनों इतिहास में एग्जाम में पूछी जाती है। देखिएगा क्यों पूछी जाती है। अगर दोस्तों उदाकरण की बात करें तो उदाकरण क्यों पूछा जाता है, मेवाड़ का प्रथम पितृहंता, मेवाड़ का प्रथम पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाला, इसने क्या कर दिया, अपने पिता की हत्या कर दी। कब कर दी, 1468 में कर दी। तो इसीलिए इनका क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेवाड़ का प्रथम पितृहंता कौन था, उदाकरण था। इन्होंने किनकी हत्या की थी, इनके पिता महाराणा कुंभा की हत्या की थी। कब की थी, 1468 में की थी। दोस्तों हम जब इतिहास की बात करेंगे, मेवाड़ मारवाड़ में कई सारे पितृहंता आएंगे जिन्होंने अपने पिता की हत्या की थी किसी न किसी लालच से, उत्तराधिकार के लालच से, तो उनको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ का प्रथम हंता पितृहंता, और वो कौन है, उदाकरण है। उसके बाद दोस्तों बात करें दूसरी संतान, और ये कौन, रायमल। और रायमल जब इन्होंने पिता को मार दिया तो मेवाड़ के सरदारों ने कहा भैया जब जो पिता को मार सकता है वो मेवाड़ को नहीं संभाल सकता, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम शासक नहीं मानेंगे। ऐसी स्थिति में शासन किसने किया, रायमल ने किया। और इसी रायमल की जो संतान हुई और जो आगे राजा बने वो राणा सांगा कहलाए, संग्राम सिंह प्रथम। इनकी और जो पुत्र थे उनके मध्य राज्याभिषेक की लड़ाई हुई थी। जब हम राणा सांगा पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। उसके बाद इनकी जो तीसरी संतान है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी पुत्री, और क्वेश्चन पूछा जाता है रमाबाई कौन थी, तो रमाबाई महाराणा कुंभा की पुत्री थी, जो क्या थी, एक महान संगीतज्ञ थी। यानी संगीत का इनको बहुत अच्छा ज्ञान था, संगीत का इनको ज्ञान था, इसीलिए इन्हें संगीतज्ञ माना गया। किसको माना गया, रमाबाई को माना गया। और जावर में एक शिलालेख मिला, जावर में क्या मिला, एक शिलालेख मिला। और इसी शिलालेख में इस रमाबाई को किस नाम से संबोधित किया जाता है, वागीश्वरी नाम से संबोधित किया जाता है। ये सारी की सारी चीजें हम आगे भी पढ़ेंगे पूरा रमाबाई के बारे में। लेकिन ये जो इनकी मुख्य तीन संतान थी और ये तीनों प्रसिद्ध संतानें थी जहां से राजस्थान के इतिहास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया दोस्तों इनके बारे में। उसके बाद अगर बात करें तो इनके गुरुओं के बारे में पूछा जाता है। दो गुरु इनके प्रसिद्ध हुए। पहला संगीत गुरु, यानी हम कहते हैं कि राणा जो कुंभा है वो क्या है, संगीत प्रेमी है, तो संगीत इन्होंने कहीं न कहीं से सीखा होगा। तो गुरु कौन थे इनके संगीत में, सारंग व्यास नामक व्यक्ति, सारंग व्यास नामक व्यक्ति क्या थे, इनके संगीत गुरु थे। और अगर उसके बाद हम बात करें चित्रकला के गुरु, चित्रकला के गुरु कौन थे, तो हीरानंद नामक व्यक्ति, हीरानंद नामक व्यक्ति से इन्होंने चित्रकला सीखी थी, इसीलिए हीरानंद नामक व्यक्ति को इनके चित्रकला के गुरु माना जाता है। तो ये इनके दो गुरु हो गए दोस्तों। संगीत किन से सीखा, सारंग व्यास से, और चित्रकला किन से सीख ली, हीरानंद से। तो दोस्तों ये इनका जर्नल आइडिया था, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे इनके राज्याभिषेक के समय आने वाली कुछ समस्याओं के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे राणा कुंभा या महाराणा कुंभा के राज्याभिषेक के समय आने वाली समस्याओं के बारे में। दोस्तों मेवाड़ राज्य के किसी भी राजा ने ऐसा वक्त नहीं आया, ऐसा समय नहीं आया जब समस्याओं से सामना नहीं किया था या समस्याओं का मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया था। भले ही उम्र राणा कुंभा की 10 वर्ष थी, लेकिन इस 10 वर्ष की उम्र में उनके सामने दो मुख्य समस्याएं आई। जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो इनके सामने मुख्य दो समस्याएं थी जो क्या कर रही थी, मेवाड़ को परेशान कर रही थी, राणा कुंभा के सरदर्द का कारण बन रही थी। और वो पहली समस्या क्या थी, चाचा व मेरा। अब दोस्तों इतिहास में हम बहुत ज़्यादा नाम सुनते हैं कि चाचा व मेरा। अब हम यहाँ जिक्र करेंगे कि ये चाचा और मेरा थे कौन।
क्यों इन्होंने राणा मोकल की हत्या की थी, क्यों ये राणा मोकल की मृत्यु के बाद महाराणा कुंभा की हत्या करना चाहते थे। ये शुक्र है कि किसी कारणवश मेवाड़ के सेनापतियों को इसका पता चल गया और मेवाड़ के सेनापति महाराणा कुंभा को बचा ले गए गुजरात से। दोस्तों हम बात करें कि चाचा व मेहरा कौन थे, तो ये किस वंश के थे, ये भी सिसोदिया वंश के ही माने जाते हैं और इनके पिता का क्या नाम था, तो राणा क्षेत्र सिंह के पुत्र थे। राणा क्षेत्र सिंह, जिसे हम इतिहास में राणा खेता के नाम से जानते हैं, उन राणा खेता के ये पुत्र थे। लेकिन इनकी माता क्या थी, अन्य जाति की थी और इस अन्य जाति की होने के कारण एक दिन राणा मोकल ने इनसे कुछ व्यंग्यात्मक रूप में बात कह दी, तो इन दोनों को वो बात चुभ गई और ये उससे नाराज हो गए और नाराज होकर इन्होंने क्या किया, गुजरात अभियान पर, किस समय, गुजरात अभियान पर ये साथ थे, किसके, राणा मोकल के साथ थे। और इन्होंने राणा मोकल की क्या कर दी, रात में जब ये सो रहे थे उस वक्त हत्या कर दी। अब इस हत्या करने के बाद इन्होंने क्या किया, राणा कुंभा की भी हत्या करनी चाहिए, लेकिन मेवाड़ के कुछ सेनापतियों ने मिलकर क्या कर दिया, राणा कुंभा को बचा लिया और कहाँ लेके आ गए, वहाँ राणा कुंभा को मेवाड़ लेके आ गए और 1433 में इनका क्या हो गया, इनका राज्याभिषेक हो गया। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि राज्याभिषेक होने के बाद में जब राणा कुंभा को लगा कि चाचा व मेरा दोनों वापस मेवाड़ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, समस्या ला सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो व्यक्तियों का साथ लिया। और किसका साथ लिया ये हम यहाँ जिक्र करेंगे, क्योंकि उस वक्त इन दो व्यक्तियों का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा था मेवाड़ पर। और कौन थे, ये थे रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ अपने पुत्र जोधा के साथ, जो उस वक्त कुंवर जोधा थे, जोधा के साथ मेवाड़ में थे। क्यों थे, क्योंकि राणा मोकल जो हंसाबाई के पुत्र थे, अल्पायु में उनको भी राज्याभिषेक उनका हुआ, उनको मेवाड़ का राज्य मिला। और किसके संरक्षण में मिला, तो कुंवर चूड़ा के संरक्षण में मिला। और माता हंसाबाई को यूँ लगा कि कहीं कुंवर चूड़ा जिनका हक मारा गया है वो कहीं राणा मोकल को हानि नहीं पहुंचा दे। इस कारण हंसाबाई ने क्या कर दिया, अपने भाई रणमल राठौड़ को कहाँ बुला लिया, मेवाड़ में बुला लिया। अब दोस्तों जब मेवाड़ में ये रणमल राठौड़ आ गए तो मुख्य सेनापतियों के पद, मुख्य जितने भी प्रमुख पद थे वो मेवाड़ के सेनानियों को या सिसोदिया सरदारों को ना मिलकर राठौड़ सरदारों को मिल गया। और क्या हो गया, मेवाड़ पर मारवाड़ का प्रभुत्व हो गया। मेवाड़ जो है वो अब जो भी कार्य हो रहा था वो किसके कहे अनुसार हो रहा था, रणमल राठौड़ या मारवाड़ के अनुसार हो रहा था। तो इन्होंने पहली समस्या को दूर करने के लिए रणमल राठौड़ और रागन देव नामक सेनापतियों के नेतृत्व में एक सेना भेजी। और किसे मारने के लिए भेजी, चाचा व मेरा को मारने के लिए भेजी। क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाचा मेरा का दमन करने के लिए राणा कुंभा ने जो सेना भेजी वो किनके नेतृत्व में भेजी, युग्म में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। युग्म में दो नाम साथ थे, रणमल राठौड़ और रागन देव के नेतृत्व में एक सेना गई। कहाँ गई, चाचा मेरा का दमन करने के लिए गई। और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने चाचा मेरा के नाम पर लाल शाही घुमा दी। क्या कर दिया, लाल शाही घुमा दी, हत्या कर दी। अब ये हत्या करने के पीछे कारण था कि इनका इस समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन क्या इस समस्या का समाधान हुआ, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि चाचा के पुत्र एक्का और एक और इनके सहयोगी महपा पंवार, ये दोनों यहाँ से भाग निकले। जब इनको पता लगा कि मेवाड़ में रहना या यहाँ रहना हमारे खतरे से खाली नहीं है, तो ये दोनों भाग गए। और दोनों भागकर कहाँ पहुँचे, मालवा पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए, मालवा पहुँच गए। उस वक्त मालवा का जो शासक था वो कौन था, महमूद खिलजी प्रथम, MK फर्स्ट शॉर्ट फॉर्म है महमूद खिलजी प्रथम। यहाँ के जो शासक थे उनके पास चले गए, उनके शरणागत हो गए। दुश्मन किसके थे,
महाराणा कुंभा के। भाग के कहाँ चले गए? मालवा चले गए। और मालवा का शासक कौन था? MK फर्स्ट, महमूद खिलजी प्रथम। और यही कारण है दोस्तों आगे जाके मेवाड़ और मालवा के बीच में संघर्ष होगा, महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में संघर्ष होगा। ये सारा का सारा जो काम है ये किनकी वजह से होता है? एक्का और मेहपा परिवार की वजह से होता है, क्योंकि ये यहाँ चले गए थे। राणा कुंभा ने कह दिया होगा भैया हमारा आक्रमणकारी या हमारा दुश्मन है दे दो, लेकिन मालवा के शासक ने क्या कह दिया? भैया शरणागत है, हम नहीं छोड़ेंगे, हमारे पास ये सेफ है, अगर ले जाना है तो हमें हरा के ले जाइए। और ये सारे जो वृतांत होते हैं आगे जब हम युद्ध पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। तो पहली समस्या थी कौन? चाचा मेरा। वंश कौन सा था? सिसोदिया वंश के थे, राणा क्षत्र सिंह के पुत्र थे, लेकिन इनकी माता जो है वो राजपूत नहीं होके किसी अन्य जाति की थी। इसीलिए ये चाहते थे कि हम यहाँ पे अधिकार करें, हम यहाँ राज करें। इसी वजह से इन्होंने क्या कर दिया? गुजरात अभियान के समय राणा मोकल की हत्या कर दी। राणा कुंभा ने शासक बनते ही रणमल राठौड़ और रागन देव के नेतृत्व में क्या ले गए? सेना ले गए और इनकी हत्या कर दी। लेकिन वहां से एक्का, चाचा के पुत्र एक्का और मेहपा पंवार दोनों वहां से भाग के निकलते हैं, मालवा पहुंच जाते हैं। मालवा इनकी वजह से क्या कार्य आगे होगा वो हम आगे पढ़ेंगे युद्ध के समय। अब हम पढ़ेंगे इनकी दूसरी समस्या के। पहली समस्या सॉर्ट आउट हो गई, चाचा मेरा की मृत्यु हो गई, किसकी सहयोग से? रणमल राठौड़ के सहयोग से। अब दोस्तों जो प्रथम समस्या में जो सहायक जिसे बनाया वही द्वितीय समस्या, मुख्य जो समस्या थी वो स्वयं रणमल राठौड़ थे। वो स्वयं कौन थे? रणमल राठौड़ थे। अब देखिए दोस्तों दूसरी समस्या अगर पूछ ली जाए कि कौन थे, पहली बात कर लें तो पहला तो समस्या क्या थी? रणमल राठौड़ थी। और अगर कहीं ऑप्शन में आपको रणमल राठौड़ नहीं मिले तो क्या था? मारवाड़ का बढ़ता प्रभुत्व। मारवाड़ का बढ़ता प्रभुत्व किस पर? मेवाड़ पर। राणा राज कर रहे हैं, सिसोदिया वंश के राणा राज कर रहे हैं, लेकिन प्रभुत्व किसका है? मारवाड़ का है। प्रभुत्व किसका है? रणमल राठौड़ का है। अब दोस्तों इन्होंने क्या किया? रणमल राठौड़ की एक प्रेमिका थी, प्रेयसी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है रणमल राठौड़ की प्रेमिका का क्या नाम था? भारमली। अब इस भारमली के इर्द गिर्द इस दूसरी समस्या के समाधान का सारा जो वृत्तांत है वो घूमता है। दोस्तों भारमली जो है महाराणा कुंभा को पुत्रवत प्रेम करती है, अपना पुत्र के, अपने संतान के समान प्रेम करती है, और महाराणा कुंभा भी इन पर विश्वास करते हैं, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। अब रणमल राठौड़ क्या करते हैं? रणमल राठौड़ ने महाराणा कुंभा का अंत करना चाहा, इस वजह से इन्होंने भारमली को क्या कह दिया कि तू ऐसा कर, राणा कुंभा के भोजन में जहर मिलाकर इसकी अंतिम मतलब इसे हत्या कर दे, इसका जो इस समस्या का जो है समाधान इस तरह हो जाएगा। लेकिन क्योंकि भारमली राणा कुंभा को पुत्रवत प्रेम करती है और मन में एक सोचती है कि जो व्यक्ति जिनका इनका नहीं हुआ, जिन्होंने इसे सम्मान दिया है, जिन्होंने इन्हें यहाँ पे सम्मान दे रखा है, उसका नहीं हुआ, तो इन्होंने क्या कर दिया? भारमली ने इसका प्लान, किसका प्लान? रणमल राठौड़ का प्लान ही किससे मिलकर? महाराणा कुंभा से मिलकर बता दिया कि भैया कुंभा बात ऐसी है, आपके जो दादी के भाई हैं वो कौन? रणमल राठौड़। और रणमल राठौड़ क्या करना चाहते हैं? आपको मरना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। तो उसी प्लान से यानी रणमल राठौड़ को भोजन में जहर देकर भारमली ने क्या कर दिया? इसकी हत्या कर दी। अब दोस्तों उस वक्त कुंवर जोधा जो आगे चलकर मारवाड़ के राजा बने, जिन्होंने आगे चलकर मारवाड़ के राठौड़ वंश को बड़े आयाम दिए, जिन्होंने 1453 में पुनः मंडोर जीता, जिन्होंने 1459 में जोधपुर की स्थापना की और मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की, वो कुंवर जोधा उस वक्त मेवाड़ में प्रेजेंट थे। और उनके लिए एक लाइनें, एक पंक्तियां वहां पे उपस्थित मारवाड़ की स्त्रियों द्वारा कही गई थी। वो क्या थी? जोधा भाग सके तो भाग थारो रिडमल मारियो जाए। दोस्तों ये पंक्तियां बोलने का जो तात्पर्य वो ये है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जोधा भाग सके तो भाग थारो रिडमल मारियो जाए, ये पंक्तियां किस वक्त कही गई है? तो ये पंक्तियां उन 1438 के समय, किस समय दोस्तों? 1438 के समय
जब रणमल राठौड़ की हत्या कर दी गई थी उस वक्त महाराणा कुंभा जो है राव जोधा की भी हत्या करना चाहते थे कि वो कहीं आगे चलकर राव जोधा अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वापस मेवाड़ पर आक्रमण नहीं करे। इस वजह से महाराणा कुंभा क्या चाहते थे, उस कुंवर जोधा को भी मारना चाहते थे। तो कुंवर जोधा के जो मारवाड़ के उस वक्त स्वामी भक्त लोग थे उन्होंने एक लाइन बोली थी कि जोधा भाग सके तो भाग थारो, रिडमल मारियो जाए। तो ये लाइनें राव जोधा के लिए कही थी और जो जोधा है वो जोधा वहाँ से भाग जाते हैं और क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ इन्होंने शरण ली, तो बीकानेर रियासत, और बीकानेर रियासत का एक गांव है काहुनी, इस काहुनी गांव में जाकर इन्होंने शरण ली और वहां से महाराणा कुंभा वापस मेवाड़ चले आते हैं और इस काहुनी गांव में रहते हुए जोधा अपनी शक्ति को पुनः संयोजित करते हैं और 1453 में मेवाड़ से मंडोर जीतते हैं और वापस मारवाड़ पर राव शाखा या राठौड़ शाखा का स्थापना होती है। वो हम आगे राव जोधा में पढ़ेंगे। लेकिन हमने ये दो मुख्य समस्याएं पढ़ ली, क्या, पहली चाचा मेरा, दूसरा रणमल राठौड़। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम बात करेंगे कि इस समस्याओं के समाधान के बाद में महाराणा कुंभा ने क्या किया था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इन समस्याओं के समाधान, यानी इन दोनों की मृत्यु के बाद, दोनों समस्याओं को समाधान करने के बाद महाराणा कुंभा ने क्या कार्य किए जिसकी वजह से महाराणा कुंभा को मेवाड़ के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इन्होंने ये किया कि जो अपने वंश के लोग जिनका किसी समय तिरस्कार हुआ था, अपमान हुआ था, जो बाहर चले गए थे, उनको वापस बुलाया। और किसे बुला लिया? कुंवर चूंडा को वापस बुला लिया। कौन थे? राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र थे, राणा मोकल के बड़े भाई थे। लेकिन हंसाबाई के विवाह के समय रणमल राठौड़ से किए हुए वादे के अनुसार इन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी आजीवन शासक नहीं बनने की। उस वजह से इनको मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। और कुंवर चूड़ा को वापस बुला लिया। कहाँ से? मांडू से वापस बुला लिया। बोला बड़े पिताजी आइए, मेवाड़ को आपकी आवश्यकता है। अब इसके बाद इन्होंने काफ़ी युद्ध लड़े और उस युद्ध में इन्होंने अपने राज्य का जो विस्तार है बहुत ज़्यादा विस्तार किया। तो अगर हम इनके विस्तार की बात करें और आपसे कोई पूछ ले कि कहाँ तक इसका विस्तार था और इसके प्रमाण कहाँ मिलते हैं, तो प्रमाण मिलते हैं भैया, कहाँ मिलते हैं? रणकपुर शिलालेख, या जिसे हम रणकपुर प्रशस्ति कह सकते हैं। रणकपुर के मंदिर का निर्माण इन्हीं के समय हुआ था। हम पढ़ेंगे जब हम इनके साहित्य या इनके निर्माण की व्यवस्था पढ़ेंगे उस वक्त। रणकपुर पाली में वर्तमान स्थित है और इस रणकपुर मंदिर पर एक शिलालेख लगा हुआ है। इस शिलालेख के अनुसार राणा कुंभा का जो राज्य है, नागौर, सारंगपुर, गागरोन, नारायणा, मंडोर, खाटू, चाकसू एवं आबू तक मेवाड़ का साम्राज्य फैला था। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महाराणा कुंभा के समय जो राज्य का जो विस्तार है वो कहाँ तक था, तो वो कहाँ तक था? नागौर, सारंगपुर, गागरोन, नारायणा, मंडोर, खाटू, चाकसू और आबू तक इन्होंने अपने साम्राज्य में विस्तार कर लिया था। अगर इतना विस्तार हुआ है दोस्तों, अगर इतना विस्तार हुआ है तो स्वाभाविक है कि युद्ध बहुत हुए होंगे, और युद्ध हुए हैं इसका मतलब आपके दुश्मन बहुत होंगे। तो इनके जितने युद्ध हुए थे, कहा जाता है कि मेवाड़ पर मालवा और गुजरात के शासकों ने महाराणा कुंभा के समय 5 बार आक्रमण किए थे। कितनी बार? 5 बार आक्रमण किए थे, लेकिन ये एक भी बार विजय नहीं हो पाए, विजित नहीं हो पाए। बस गलती एक रह गई महाराणा कुंभा से। वो क्या गलती थी वो हम इनके युद्ध के समय पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आप इसको लिखना या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे इनके युद्ध के बारे में।
तो दोस्तों अब हम बात करें इनके युद्ध की कि इन्होंने युद्ध कौन कौन से लड़े थे। तो बहुत सारे इनके युद्ध हैं और युद्ध में क्या मुख्यतः पूछा जाता है वहाँ से हम बात करेंगे। हम पूरा का पूरा युद्ध पढ़ लें उससे कोई तात्पर्य नहीं है, हमें वह चीज़ें पढ़नी है जो हमारे एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अगर हम युद्ध की बात करें दोस्तों तो सारंगपुर का युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन महाराणा कुंभा के संबंध में पूछे जाते हैं। तो अब क्या क्या पूछा जाता है उसकी हम बात करेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों तो समय क्या था इस युद्ध का। पहली चीज़ अगर हम बात करें कि हम क्या क्या यहाँ पर बात करेंगे तो इस युद्ध का क्या था, समय क्या था। उसके बाद हम बात करें तो ये स्थान कहाँ पर है, जो सारंगपुर है ये स्थान कहाँ पर है और आक्रमणकारी राजा कौन था, या यूं कह दीजिए किन किन के मध्य ये युद्ध हुआ था। अब दोस्तों युद्ध हुआ है तो कोई ना कोई क्या रहा होगा, कारण अवश्य रहा होगा। तो इस युद्ध का कारण क्या है। उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो परिणाम क्या निकला इस युद्ध का। तो युद्ध हुआ है, कोई ना कोई जीता होगा कोई ना कोई हारा होगा, तो परिणाम क्या निकला। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इस युद्ध से कुछ विशेष विवरण निकल के आया होगा, कुछ न कुछ घटना घटी होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये मुख्य 6 बिंदु है जहां से हमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें ये याद करने की आवश्यकता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि राणा कुंभा या महाराणा कुंभा के समय सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था। सन 1437 ईस्वी में कब हुआ था। सन 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ था और ये किस स्थान पर हुआ था। तो सारंगपुर एक स्थान है और कहाँ पर है, ये एमपी में है। और उस वक्त ये रियासत या स्थान क्या कहलाता था, मालवा कहलाता था। और इसलिए ये आइडिया लग जाएगा कि ये जो शासक कौन थे, मालवा का जो शासक था वो कौन सा, महमूद खिलजी प्रथम, एम के फर्स्ट महमूद खिलजी प्रथम। यानी ये जो युद्ध हुआ था महाराणा कुंभा वर्सेज मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ था। अब दोस्तों बात आती है मुख्य बात, क्यों हुआ था। मैंने आपको जब पढ़े थे, हम पढ़ रहे थे तब भी बताया था कि मेवाड़ में जो है ये स्थान लगभग जो आता है ये मेवाड़ का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है, मेवाड़ का क्षेत्र है। यहां पर जो दोस्तों है गुजरात राज्य पड़ता है। इस स्थान पर लगभग सिरोही राज्य था और इस साइड में यहां मालवा पड़ता है और इस तरफ यहां दिल्ली राज्य। अब दोस्तों उस पिछले वीडियो में हमारी बात हो गई थी कि ये जो स्थान है यहाँ से क्या निकलती है, अरावली पर्वतमाला निकलती है। कौन सी पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला के कारण दिल्ली से जो भी सेनाएं गुजरात जाती थी, यानी गुजरात जो उस वक्त व्यापार का मुख्य केंद्र हुआ करता था, अहमदाबाद, वहाँ जाती थी। तो इन सभी सेनाओं को, शाही सेनाओं को कहाँ होके जाना पड़ता था, इन सभी सेनाओं को मेवाड़ में होके जाना पड़ता था। और ये मेवाड़ के जो राजा थे इन सेनाओं के लिए खतरे की घंटी थे, ये निकलने नहीं देते थे या किसी न किसी रूप में इनको परेशान किया करते थे। तो यहाँ के राजा, ये शासक सब चाहते थे कि मेवाड़ का कुछ न कुछ किया जाए, मेवाड़ पर आधिपत्य किया जाए। पहली बात तो ये हो गई। फिर दूसरा जो मुख्य कारण था वो था मेहपा पंवार। नाम याद आ गया होगा, कहाँ से आया मेहपा पंवार। चाचा व मेरा को जब मारा तो चाचा व मेरा का ये सहयोगी था, ये चाचा के पुत्र एक्का के साथ भागकर कहाँ चला गया था, मालवा चला गया था। मालवा के किस शासक के पास, महमूद खिलजी प्रथम के पास चला गया और कह दिया मेरी रक्षा कर लो। कौन मार देगा, महाराणा कुंभा मार देगा।
अब क्या हुआ, लगभग युद्ध से पहले महाराणा कुंभा ने पत्र भिजवाया। पत्र भिजवाकर ये वार्ता हुई इनके साथ कि महमूद खिलजी ये मेरा शत्रु है, आप इसे मुझे लौटा दीजिए, आप इसकी रक्षा नहीं कर सकते। लेकिन महमूद खिलजी ने क्या कह दिया, भैया शरणागत है, हम रक्षा करेंगे, अगर आपको चाहिए तो आप युद्ध कर लीजिए। क्या कर लीजिए, युद्ध कर लीजिए। इसी वजह से क्या हो गया, युद्ध हो गया। क्वेश्चन पूछा जाता है सारंगपुर युद्ध का कारण क्या था, मेहपा पंवार को शरणागत लेना या मेहपा पंवार को शरण में लेना मुख्य जो कारण था युद्ध का, वही कारण था। अब दोस्तों युद्ध हो गया, युद्ध कहाँ हुआ, सारंगपुर के मैदान में हुआ, और परिणाम क्या हो गया, मेवाड़ के महाराणा कुंभा विजयी हुए। क्या हो गए, मेवाड़ के महाराणा कुंभा की क्या हो गई, विजय हो गए। अब विजय हो गए तो क्या कर दिया इन्होंने महमूद खिलजी को कैद कर दिया। महमूद खिलजी को क्या कर दिया, कैद कर दिया। लेकिन कहते हैं कि 6 माह कैद करने के बाद, कितनी माह, 6 माह कैद करने के बाद, और इसे कैद कहाँ किया गया था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गागरोन के दुर्ग में। कहाँ पर, गागरोन दुर्ग में इसे कैद किया गया था। और 6 माह की कैद के बाद कुछ टैक्स रूप में कुछ मुद्राएं लेकर या किसी कारण से इन्हें आजाद कर दिया गया। और इतिहासकार महाराणा कुंभा की इसे सबसे बड़ी गलती कहते हैं, इसे सबसे बड़ी गलती कहते हैं। क्यों, क्योंकि यही मालवा का महमूद खिलजी 1437 के बाद 1443, 1446 और 1456 में चंपानेर की संधि के साथ कुल मिला के 5 बार आक्रमण करता है मेवाड़ पर। विजय तो नहीं हो पाता है, ये मेवाड़ को जीत तो नहीं पाता है, लेकिन इन 5, 7, 10 सालों में लगातार 5 आक्रमण होने के कारण मेवाड़ की आर्थिक स्थिति पर थोड़ा सा दबाव पड़ता है, आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर होती। इतिहासकार कहते हैं कि अगर महाराणा कुंभा ने उस वक्त महमूद खिलजी को उम्र कैद दे दी होगी या इनकी हत्या कर दी होती तो ये आगे जो आने वाले युद्ध थे ये नहीं होते थे। लेकिन वहीं कुछ इतिहासकार इस घटना को महाराणा कुंभा की उदारवादी नीति कहते हैं। कौन सी नीति कहते हैं, उदारवादी नीति या दूरदर्शिता कहते हैं, या क्या कहते हैं, दूरदर्शिता कहते हैं। तो कुछ इतिहासकार इसे गलत बताते हैं, वहीं कुछ इतिहासकार इसे अच्छा बताते हैं। हमें जो क्या ध्यान रखना है, हमें एग्जाम की दृष्टि से यह याद रखना है कि किस मालवा के किस शासक को महाराणा कुंभा ने गागरोन के दुर्ग में कैद किया था, तो किस शासक को किया था, महमूद खिलजी प्रथम को किया था। और कितने माह की कैद के बाद इसे छोड़ दिया, 6 माह की कैद के बाद इसे छोड़ दिया गया। उसके बाद दोस्तों अगर हम इसी युद्ध की बात करें तो इसी युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में, इसी युद्ध की विजय के उपलक्ष्य के रूप में इन्होंने क्या बना दिया, विजय स्तंभ बना दिया। क्या बना दिया, विजय स्तंभ बना दिया। और विजय स्तंभ कहाँ पर बनाया, चित्तौड़ के किले में बनाया था। इसके बारे में हम आगे बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, क्या ये था, कब बना और कौन बनाने वाले थे। लेकिन हमें ये याद रखना है क्योंकि हम इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में ही कौन सा इमारत बनी थी, विजय स्तंभ बनी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है विजय स्तंभ का निर्माण किस युद्ध को विजय करने की खुशी में किया था या उपलक्ष्य में किया था, तो सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में किया था। दोस्तों लगभग हर युद्ध के विजय में राणा कुंभा ने किसी न किसी रूप में स्थापत्य कला पे निर्माण करवाया था जिससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चंपानेर की संधि हुई थी, बदनौर के पास युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भी विजय के बाद उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। और पिछले 4 सालों में वो कम से कम 5 से 8 बार वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि महाराणा कुंभा ने बदनौर युद्ध के बाद किस मंदिर का निर्माण करवाया था। वो आगे आने वाले युद्ध में हम पढ़ेंगे। और अगर हम बात करें कि इस युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है, कहीं इसका वर्णन मिलता है तो बहुत सारे इतिहासकारों ने इसका वर्णन किया है, लेकिन अबुल फजल ने जो अकबर का दरबारी कवि था, उस अबुल फजल ने अकबरनामा में, यानी अकबर की जो गाथा लिखी है, जीवन गाथा लिखी है, उस अकबरनामा में इस युद्ध का जिक्र किया है। इस युद्ध का क्या किया है, जिक्र किया है। कौन से युद्ध का, सारंगपुर युद्ध का। तो ये था दोस्तों सारंगपुर के युद्ध में कब हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या इसके मुख्य कारण थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे इससे बाद में अगले युद्ध की। अब हम बात करेंगे
राणा कुंभा के अगले युद्ध के बारे में। और ये युद्ध कहाँ हुआ था? ये युद्ध हुआ था कुंभलगढ़ में। कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में। और कौन था? वही था जिसे जिंदा छोड़ दिया गया, वही था जिसे उदारता के कारण राणा कुंभा जीवित छोड़ आए। और इसने कहाँ युद्ध किया? कुंभलगढ़ में युद्ध किया। इसे कुंभलगढ़ का युद्ध कहा जाता है। देखिए दोस्तों, 1437 में जब 6 माह की कैद के बाद इसे वापस छोड़ दिया गया, किसे? महमूद खिलजी प्रथम को, तो उसके 6 वर्ष बाद 1437 में छोड़ दिया गया। तो 1443 में इस मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम ने कुंभलगढ़ पर युद्ध किया। और ये स्थान कहाँ पर है? तो कुंभलगढ़ नामक स्थान वर्तमान में राजसमंद जिले में, कौन से जिले में? राजसमंद जिले में है। और इस युद्ध में जो आक्रमणकारी राजा था वो कौन था? महमूद खिलजी प्रथम। अब इसने युद्ध कर दिया दोस्तों। कारण क्या था? वही कारण, कुछ नहीं, पिछली जो हार थी, सारंगपुर की जो हार थी, उसका बदला लेने के लिए, सारंगपुर की पराजय का बदला लेने के लिए महमूद खिलजी ने क्या कर दिया? युद्ध कर दिया। अब दोस्तों, जब ये सेनाएं, मालवा के शासक की सेनाएं गुजरी, तो इन्होंने सर्वप्रथम कुछ कार्य किए। क्या कर दिया इन्होंने? बाण माता का मंदिर ध्वस्त किया। इन्होंने क्या कर दिया? बाण माता का मंदिर क्षतिग्रस्त किया। और बाण माता का मंदिर, या बाण माता कौन है? तो बाण माता को सिसोदिया कुल की कुल देवी कहा जाता है। सिसोदिया कुल की कुल देवी किन्हें कहा जाता है? बाण माता को कहा जाता है। तो इस सेना ने क्या किया इस युद्ध में? सबसे पहले बाण माता के मंदिर को ध्वस्त किया। उसके बाद में परिणाम क्या आया इस युद्ध का? तो परिणाम क्या था? पहले हम बात कर चुके हैं, 5 बार हमला किया है और 5 बार क्या हुआ है? राणा कुंभा विजयी हुए हैं। तो इस युद्ध में भी क्या हुई? कुंभा की विजय हुई। ये हो गया दोस्तों कुंभलगढ़ का युद्ध। 6 साल बाद 1443 में हुआ था। इसके तो कुंभलगढ़ के युद्ध के बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले युद्ध। और ये युद्ध हुआ था किसी एक संधि के कारण। और क्या थी वो संधि, उसके बारे में हम बात करेंगे। इतिहास में या एग्जामिनेशन में इस संधि को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब दोस्तों, महमूद खिलजी जो फर्स्ट हैं, मेवाड़ मालवा के शासक हैं, ये थक गए हैं। 3 या 4 बार आक्रमण करके सारंगपुर आक्रमण कर दिया। उसके 6 साल बाद इन्होंने कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर दिया। और कुंभलगढ़ की पराजय के बाद इन्होंने मांडलगढ़ पर भी आक्रमण किया, लेकिन इनको विजय प्राप्त नहीं हुई। अब अगर इस तरह विजय प्राप्त नहीं हुई तो इन्होंने एक प्लान बनाया। किसके साथ? ये मालवा के राजा हैं। और उसके बाद इधर कौन सी राज्य आ गया? गुजरात। अब मेवाड़, दोनों तरफ से इन्होंने एक आइडिया लगाया, एक संधि की, कि अगर एक तरफ से महाराणा कुंभा को विजित नहीं किया जा रहा, जीता नहीं जा रहा है, इसे हम हरा नहीं सकते, तो हम क्या करें? दोनों तरफ से हम इसको आक्रमण करते हैं। और इस तरह के आक्रमण से क्या हो जाएगा? महाराणा कुंभा पराजित हो जाएगा। तो मालवा का शासक M.K. फर्स्ट महमूद खिलजी प्रथम जाता है किसके पास? गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के पास। किसके पास? कुतुबुद्दीन शाह के पास जाता है। और दोनों के मध्य एक संधि होती है। और उस संधि का क्या नाम है? चंपानेर की संधि। क्या नाम है उस संधि का? नाम चंपानेर की संधि। और ये संधि कब होती है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर हम इस युद्ध की बात करें तो इसे बदनौर का युद्ध कहा जाता है, या इसे इस कौन सी संधि का युद्ध कहा जाता है? चंपानेर संधि का युद्ध कहा जाता है। और ये युद्ध किस संधि के तहत हुआ था? क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी संधि के तहत ये युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध हुआ था चंपानेर संधि के युद्ध।
अब दोस्तों इसके जो समय है उसके संबंध में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा सोचने का विषय है। क्वेश्चन पूछा जाता है चंपारण संधि के तहत बदनौर का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन में आपको 1456 1457 दोनों मिलते हैं और हमें कहीं पुस्तकों में या गाइड्स में 1456 मिलता है, कहीं पुस्तकों में 1457 मिलता है। वो किस कारण से मिलता है उसको हम क्लियर करेंगे दोस्तों। अगर हम बात करें कि इन दोनों के मध्य, किनके, गुजरात के शासक और मालवा के शासक के मध्य, इन दोनों के मध्य संधि हो गई। संधि का क्या नाम रख लिया, चंपानेर की संधि। तो ये संधि कब हुई थी, 1456 में हुई थी। तो संधि की बात की जाए कि संधि कब हुई, 1456 में हुई। और संधि के एक साल बाद, पहले संधि हुई, फिर योजना बनी युद्ध की, और उसके एक साल बाद ये युद्ध हुआ। तो ये युद्ध की अगर तारीख पूछी जाए कि कब हुआ था बदनौर का युद्ध या चंपानेर की संधि का युद्ध, सन 1457 में हुआ था। और किस स्थान पर हुआ था, तो बदनौर नामक स्थान पर हुआ था। ये बदनौर नामक स्थान वर्तमान में कहाँ है, ये वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में। और इसी बदनौर में इन्होंने बदनौर दुर्ग का निर्माण कराया था, जिसे बेराटगढ़ दुर्ग कहा जाता है। स्थापत्य कला में हम पढ़ेंगे। लेकिन इस स्थान पर दोनों सेनाओं ने, गुजरात और मालवा की दोनों सेनाओं ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। और आक्रमणकारी शासक पूछे जाते हैं, तो आप नाम लिख लीजिएगा। गुजरात प्लस मालवा दोनों की संयुक्त सेना ने किया था। और गुजरात का शासक कौन था, कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह प्लस मालवा का कौन था, तो मालवा का था महमूद खिलजी प्रथम। ये जरूर याद रखना, क्योंकि यही महमूद खिलजी द्वितीय भी आया, जिसने मेवाड़ पर बहुत सारे युद्ध किए थे, और वो राणा सांगा के समय था। लेकिन यहाँ कौन है, महमूद खिलजी फर्स्ट है। कारण क्या था, वही कारण, लगातार 4 युद्ध में क्या हो रहा था, जो मालवा का शासक है वो हार रहा था। उन हार का, उन पराजय का बदला लेने के लिए इस बार क्या कर दिया, बड़ी योजना तैयार कर ली। बड़ी योजना क्या, इन्होंने दोनों ने संधि कर ली। और संधि में क्या तय हुआ, मेवाड़ बांटेंगे। क्या बांट लेंगे, मेवाड़ बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे, आधा आधा। भैया जीत लेते हैं, आधा मेवाड़ तेरा और आधा मेवाड़ मेरा। ये इनके मध्य संधि हो गई। संधि के कारण युद्ध हो गया। परिणाम क्या निकला, परिणाम वही निकला जो हर युद्ध का निकलता था। विजय कौन हुआ, विजय हुआ महाराणा कुंभा। कुंभा की क्या हो गई, विजय हो गई। भैया एक सेना से नहीं आ रहा था ये, तो 2 से भी नहीं आ रहा। अब इस युद्ध के बाद या इस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में एक मंदिर का निर्माण किया था। ये मंदिर का निर्माण कहाँ पे किया था, जहाँ पे युद्ध हुआ था उसी स्थान पर, बदनौर नामक स्थान पर एक मंदिर का निर्माण किया गया। और वो मंदिर जो है वो किस नाम से जाना जाता है, कुशाल माता के मंदिर के नाम से जाना। और इसी मंदिर को दोस्तों कौशल्या माता का मंदिर कहा जाता है। कौशल्या माता का मंदिर कहा जाता है। इसी मंदिर के पास बेराट माता का मंदिर है। जब लोक देवियां पढ़ेंगे तब बढ़ेंगे। लेकिन अगर पूछ लिया जाए चंपानेर संधि के युद्ध के बाद या बदनौर युद्ध के बाद विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने किस मंदिर का निर्माण किया था, तो कुशाल माता या कौशल्या माता के मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था। किस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, बदनौर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। बदनौर युद्ध किस संधि के तहत हुआ था, तो किस संधि के तहत हुआ था, चंपानेर संधि के तहत हुआ था। तो ये हो गया दोस्तों बदनौर का युद्ध, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम इसकी एक महत्वपूर्ण संधि आवल बावल की संधि के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में स्थापत्य कला के बारे में। तो अब हम बात करेंगे मेवाड़ मारवाड़ सीमा निर्धारण, मेवाड़ मारवाड़ सीमा निर्धारण के समय हुई एक संधि के बारे में। क्यों संधि करनी पड़ी दोस्तों, क्योंकि मेवाड़ और मारवाड़ दोनों में खींचातनी चल रही थी, दुश्मनी चल रही थी। किस कारण, क्योंकि पहले क्या हो गया, मौकल के समय रणमल ने प्रभुत्व जमाया और कुंभा ने रणमल की हत्या करवा दी। तो मेवाड़ मारवाड़ में एक संधि हुई, मेवाड़ मारवाड़ संधि। इस संधि को क्या कहा जाता है, मेवाड़ मारवाड़ संधि, या जिस नाम से इसे सर्वाधिक पूछा जाता है वो है आवल बावल की संधि।
इसे आवल बावल मिलता है, कहीं आपको आवल भावल मिलता है। एक ही बात है, आवल बावल की संधि। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मेवाड़ मारवाड़ सीमा के निर्धारण की संधि, आवल बावल की संधि के बारे में। और अगर हम बात करें कि ये संधि कब हुई थी तो इसका समय क्या था, तो समय था इसका 1453। क्या समय था? 1453। और इसी समय में राव जोधा थे, वहाँ के राजा राव जोधा, और राव जोधा ने क्या कर लिया था? मंडोर पर अधिकार कर लिया था। और जैसे ही मंडोर पर अधिकार किया मेवाड़ से, जैसे उस समय राणा कुंभा की जो दादी है हंसाबाई, उन्होंने बीच बचाव करके एक संधि करवा दी। कौन सी संधि करवा दी? आवल बावल की संधि करा दी। क्या कर दिया कि भैया मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण कर दिया जाए, ना आज के बाद मेवाड़ मारवाड़ पे आक्रमण करेगा और ना मारवाड़ मेवाड़ पे आक्रमण करेगा। तो ये जो भविष्य की जो शंकाएं थी उनको दूर करते हुए हंसाबाई ने एक संधि करवा दी। तो इसीलिए कहते हैं कि इस संधि में मुख्य योगदान किसका था? तो मुख्य योगदान हंसाबाई का था। और हंसाबाई कौन थी? राणा लाखा की पत्नी और रणमल राठौड़ की बहन थी, या यूं कह दीजिए राव जोधा की तो क्या थी? ये बुआ थी, और महाराणा कुंभा की ये दादी थी। तो इन्होंने क्या कर दिया? बीच में रह के बीच बचाव करके एक संधि का निर्माण कर दिया। और इस संधि के तहत सोजत को सीमा निर्धारण का मुख्य केंद्र बिंदु माना। किस स्थान को? पाली जिले के सोजत नामक स्थान को क्या मान लिया गया? केंद्र बिंदु मान लिया गया कि यहां से मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हो जाता है। इस मेवाड़ के उस तरफ मारवाड़ है और इस तरफ मेवाड़ है, इसीलिए इस संधि को आवल बावल की संधि कहा जाता है। इसके रिगार्डिंग कुछ तथ्य कुछ इतिहासकार या कुछ पुस्तकें लिखती है कि आवल यानी जिन जिन स्थानों पर किसकी खेती होती है? आंवला की। और जिन स्थानों पर सुबबूल या बबूल है, तो जहां आंवले की खेती होती है वहां स्थान कौन सा? मेवाड़। और जहां बबूल बहुतायत में पाए जाते हैं वो स्थान कौन किसके अंडर रहेगा? मारवाड़ के अंडर रहेगा। ऐसा कुछ पुस्तकों में लिखा हुआ है, इसलिए इस संधि को क्या कहा जाता है? आवल बावल की संधि कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है इस संधि के तहत क्या कार्य हुआ था? मेवाड़ मारवाड़ सीमा का निर्धारण हुआ था। सीमा का मुख्य केंद्र बिंदु कौन सा रखा गया? सोजत रखा गया। ये संधि किनके मध्य हुई? मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मारवाड़ के राव जोधा के मध्य हुई। और इस संधि में मध्यस्थता किसने की थी? किन्होंने बैठ के इस संधि को करवाया था? तो महाराणा कुंभा की दादी और राव जोधा की बुआ हंसाबाई ने करवाया था। अब जब संधि हो रही है तो आगे चलकर वापस ऐसी कोई घटनाएं आक्रमण नहीं हो, इसके लिए पूर्व में क्या कर दिए जाते थे? विवाह संबंध स्थापित कर दिए जाते थे। क्या करते थे? विवाह संबंध स्थापित कर दिए जाते थे। तो राव जोधा ने क्या कर दिया? इनकी पुत्री का नाम क्या? श्रृंगार देवी। क्या नाम है? श्रृंगार देवी। इनका विवाह करवा दिया। कहाँ करवाया? मारवाड़ की बेटी और मेवाड़ के पुत्र। किनके पुत्र? राणा कुंभा के पुत्र रायमल से इनका विवाह करवा दिया। और इस विवाह से क्या हो गया? मेवाड़ मारवाड़ में मैत्री हो गई, मेवाड़ मारवाड़ में संबंध स्थापित हो गए और पुनः आक्रमण की यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ी। इन्हीं श्रृंगार देवी ने गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण क्वेश्चन पूछा जाता है किन्होंने करवाया? श्रृंगार देवी ने करवाया। श्रृंगार देवी कौन थी? रायमल की पत्नी थी, रायमल की रानी थी। रायमल की रानी राव जोधा की पुत्री थी, जिनका विवाह आवल बावल संधि के तहत करवाया था। और इसी संधि के तहत मेवाड़ मारवाड़ की शत्रुता समाप्त हुई थी। तो ये था दोस्तों आज के जो अध्याय है उसमें कुंभा के प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके राज्याभिषेक की समस्याओं और उनके साथ हुए अन्य विभिन्न राजाओं के युद्धों के बारे में और अंत में आवल बावल संधि के बारे में। दोस्तों अगले अध्याय में अगले वीडियो में हम बात करेंगे महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला के बारे में, क्योंकि ऑलमोस्ट ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे इनकी स्थापत्य कला के बारे में, इनकी संगीत गुणों के बारे में। तो इस अध्याय में इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा समझ में आएगा, लाभदायक सिद्ध होगा। और अभी तक आपने अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिए,
और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और एग्री एक्सपर्ट आसिन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि हर विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंचे और लाभदायक सिद्ध हो। धन्यवाद दोस्तों।